हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 2022 के पेपर का है। और ये बेसिकली फर्स्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में या तो फर्स्ट सेम में नहीं तो सेकेंड सेम में केमिस्ट्री पूछा जाता है जनरली। ठीक है, हमारे चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन अवेलेबल है, कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी इंटेंडेड ऑडियंस है उन तक ये वीडियोज पहुंच जाए और उन्हें भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को A to J तक दिया रहता है, इसमें से किसी भी 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। हम लोग सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेसिग्नेशन ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब पूछा गया है कि जब n 4 के बराबर होगा और l 3 के बराबर होगा तो उस ऑर्बिटल का डेसिग्नेशन क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि n से किस चीज को डिनोट करते हैं। बेसिकली n सेल नंबर को डिनोट करता है ना। उसके बाद अगर l की बात करोगे तो l शेप ऑफ सेल को डिनोट करता है। शेप ऑफ सेल मतलब कि वो एस सेल है या पी है या डी है या एफ है ना। उसी तरीके से जो एम एल होता है ना। एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे हम लोग किसको डिनोट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ सेल, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ सेल या सब सेल बोल दीजिए। उसी तरह एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू या तो प्लस हाफ होता है या फिर माइनस हाफ होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्पिन के लिए प्लस हाफ होगा, नेगेटिव स्पिन के लिए माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एन का वैल्यू दे रखा है 4, मतलब सेल नंबर 4 है। ठीक है, एल का वैल्यू कहाँ तक वैरी हो सकता है। एल का जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक जाता है। ठीक है, 0 से n-1 तक जाता है, मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपना जो एल का वैल्यू होगा मतलब शेप ऑफ सेल का वैल्यू होगा 0 से 3 तक जाएगा, है ना। तो दिया भी हुआ है क्वेश्चन में एल जो है वो 3 दे रखा है ना। और एम एल से हम लोग ओरिएंटेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, माइनस एल से प्लस एल तक। तो माइनस एल क्या हो सकता है, एल 3 मैक्सिमम जा रहा है तो माइनस एल -3 होगा। उसी तरह -2 -1 0 1 2 3, मतलब कि ये टोटली अपने पास 3 3 6 1 7 ओरिएंटेशन हो जाएगा अगर ये वाला कन्फिग्रेशन अपने पास होगा तो। ठीक है, अभी के लिए हमें डेसिग्नेशन पता करना है, मतलब कि एक तो पहला फोर्थ सेल में है ये तो पता चल ही गया है। ठीक है, उसके अलावा 0 से हम लोग एस सेल को डिनोट करते हैं, 1 से पी को डिनोट करते हैं, 2 से डी को और 3 से एफ को। ठीक है, तो अपने पास जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 4F हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लेट से यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 दे दिया होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 दिया होता तो क्या बोलते हैं, 4P बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट है राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2-। ठीक है, तो N2- का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता होगा तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, अगर नहीं आता तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, है ना। और दूसरा होता है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए एक अलग कन्फिग्रेशन होता है, 14 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए एक अलग कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो 14 से कम या 14 के इक्वल जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कौन सा कन्फिग्रेशन फॉलो होता है वो देख लीजिए आप। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन फिर सिग्मा 2pz, देन होता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py।
ठीक है। इन सब में मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी भी स्पेसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप उसके ग्राउंड स्टेट को पहले देखिएगा। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 14, है ना। N2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 15, है ना। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग किसी भी स्पेसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखेंगे वो उसके ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के बेसिस पे लिखेंगे। मतलब कि जो उसका ग्राउंड स्टेट है उसके हिसाब से रूल फॉलो करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, ना कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला रूल, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करें तो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया। अब बचा कितना, 7 और, है ना। N2 माइनस करना है तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया। उसके बाद 2 6 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे लेट से आपके पास हो जाता O2 2 प्लस, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। O2 का 16 हो गया, 2 प्लस गया तो 14। तो हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस केस में फॉलो करेंगे, ये वाला या ये वाला। हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करेंगे, नीचे वाले को। तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, यहाँ तक तो सेम रहता है, ठीक है। मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 नहीं लिखते हैं अभी, उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देन फिर क्या होता है, ये जो सिग्मा 2pz है ये पहले आ जाता है ना। तो यहाँ पे आप सिग्मा 2pz लिखेंगे। देन फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देन इसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इस तरीके से होता है। ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन जब भी आता है तो इस तरीके से हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब इसमें आप 2-2 करके इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला कन्फिग्रेशन समझ में आया होगा। N2 माइनस का ये आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ Cr प्लस और Cu प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। मतलब इन दोनों स्पीसी में से कौन सा स्पीसी कलर्ड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। हम लोग 3d4 और 4s2 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 3d में जब 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगा, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा सही है, ठीक है। उसी तरह Cu का जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 4s2 3d9 होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो कन्फिग्रेशन है वो होता है 3d10 4s1, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि Cr प्लस और Cu प्लस में कौन कलर्ड होगा, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाएंगे तो ये हट जाएगा, 3d5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये D में जो 10 इलेक्ट्रॉन से सारे पेयर्ड हो जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। D में अगर आप फुलफिल करने की कोशिश करो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस सा बात है 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाले केस में, Cr प्लस के केस में, ठीक है। तो ये कलर्ड होगा। वहीं पे Cu प्लस लोगे तो फिर ये फिर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऐसे ऐसे करके पेयर्ड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कलर्ड नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सजाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, है ना। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर ये ज़्यादा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से तो ये लेस स्टेबल स्पेसी होगा, ठीक है, लेस स्टेबल स्पेसी होगा। कैसे होगा अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल लेके, ठीक है। तो अगर हम लोग N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार
1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, n2 में कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पे 2 कर दो। देन फिर इसके बाद सिग्मा 2pz, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हो गया? जिसमें स्टार नहीं लगाया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो कितने हो गए? 2 4 6 8 10, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया, ये हो गया, तो 10 माइनस 4 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 मतलब 3। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। N2 प्लस करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, है ना। तो बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये 9 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2.5। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। N2 माइनस करोगे तो कितना होगा? N2 14 और माइनस मतलब एक 15 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो 15 के लिए 14 तो यहाँ पे फुलफिल्ड ही था, तो अब हो जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना। तो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन से क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 अपॉन 2, मतलब 2.5 भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि N2 माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया, मतलब इसका स्टेबिलिटी N2 प्लस से क्या होगा? कम होगा, है ना। देन फिर N2 2 माइनस मतलब कि 14 2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 मतलब कि एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे फुलफिल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर दो आप, या फिर यहाँ ही करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? अभी अपने पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो टोटल था अपने पास 10 माइनस 6 अपॉन 2, तो 4/2, तो 2 हो गया, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा वो N2 सबसे ज़्यादा, देन फिर N2 प्लस, देन फिर N2 माइनस, देन फिर N2 2 माइनस, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था वही इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था, मतलब कि पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद वाला थोड़ा उससे कम, उसके बाद वाला उससे भी कम, और सबसे लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ई में क्या है? आउट ऑफ Cr2 प्लस एंड Cr3 प्लस, है ना, मतलब Cr2 प्लस एंड Cr3 प्लस, विच वन इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पूछ रखा है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है एक्वस सॉल्यूशन में। और दूसरा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा जी 0 जब होता है, जब इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे बोल देना होगा कि हमें ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब हम लोग देखते हैं कि Cr2 प्लस और Cr3 प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप Cr2 प्लस का कन्फिग्रेशन लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, आर्गन 3d4 4s 0, है ना। और Cr3 प्लस का लिखोगे तो क्या आएगा? आर्गन 3d3 4s 0। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से आता होगा, है ना। ओके, जब 12th के टाइम पे आप रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो अपना ऑर्बिटल होता है वो दो तरीके से टूटता है, एक T2G और एक EG ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जब Cr3 प्लस टूटेगा T2G और EG में, तो यहाँ पे इस तरीके का कन्फिग्रेशन आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावे अगर हम Cr2 प्लस की बात करें तो अगर वो टूटेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। तो फिर ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये वाला हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। Cr3+ जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब Cr3+ ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट वैक्यूम, व्हाट इज द वर्क डन ऑन इट। ठीक है, तो जब भी वैक्यूम में कोई गैस एक्सपेंड करता है तो उस पर वर्क डन 0 होता है। ठीक है, कैसे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, है ना, इंटू डेल्टा बी। तो वॉल्यूम तो अंदर में ही रहेगा लेकिन P जो एक्सटर्नल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पे जो वर्क डन होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए डेल्टा जी वो 0 होना चाहिए, और डेल्टा जी जब निगेटिव होता है, डेल्टा जी जब निगेटिव होता है तो जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड स्टेट में जा रहा होता है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो बैकवर्ड में आ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास या तो निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो H2O का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, H2O का स्ट्रक्चर बनाओगे तो लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। BF3 का बनाओगे तो BF यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। उसी तरह NH3 और OH माइनस को वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसलिए न्यूक्लियोफाइल हो गया, और NH3 में लोन पेयर अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिएक्शन हैज डेल्टा H लेस देन 0, मतलब डेल्टा H निगेटिव है और डेल्टा S भी निगेटिव है। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड स्टेट में जाएगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अपने पास डेल्टा H पहले से ही निगेटिव है और डेल्टा S भी निगेटिव है। ठीक है, तो अपने पास जो फार्मूला होता है या फिर अपने पास जो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच पहले से ही निगेटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस भी निगेटिव दे रखा है, मतलब ये ओवरऑल टर्म जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि ये माइनस टी और डेल्टा एस पहले से ही निगेटिव है तो ओवरऑल ये जो टर्म होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना तो डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो या तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है ना, वो निगेटिव में बहुत ज़्यादा है, मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू है निगेटिव में बहुत ज़्यादा है, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो डेल्टा एस है ये बहुत छोटा वैल्यू है, तो बहुत छोटा वैल्यू होगा तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, तो उस केस में अगर डेल्टा एच बड़ा हो गया तो ओवरऑल हमारा जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या था अपने पास क्वेश्चन में कि किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो लो टेम्परेचर बोल सकते हैं, है ना। ओवरऑल करना क्या है अपने को, इस वाले टर्म का वैल्यू को नेग्लिजिबल या थोड़ा बहुत कम बनाना है, तो यहाँ पे जब भी ये लो टेम्परेचर होगा तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब कि हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि यह सॉल्यूशन सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।